हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोक प्रशासन की फर्स्ट यूनिट का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें से हमने लोक प्रशासन का उद्भव का 2 चरणों का अध्ययन कर चुके थे। आज हम तीसरे चरण का अध्ययन करेंगे। तीसरा चरण कौन सा है? तीसरा चरण है चुनौती का काल, जो 1938 से लेकर 1947 तक तीसरा चरण था। इस चरण में हर्बर्ट साइमन विचारक ने लोक प्रशासन के सिद्धांत को एक कहावत कहकर मजाक बनाया गया था। यानी हर्बर्ट साइमन ने इस सिद्धांत को एक कहावत कहकर इसका मजाक बनाया गया था। क्वेश्चन आता है कभी कभी, यानी लोक प्रशासन में कौन से विचारक ने लोक प्रशासन के उद्भव को कहावत कहकर मजाक बनाया गया था? यानी हर्बर्ट साइमन। और इस चरण में मानव संबंधों पर भी जोर दिया गया है। किस पे? मानव संबंधों पर भी इस पर जोर दिया गया है। इस काल में, चुनौती के काल में, लोक प्रशासन नीतियों को लागू करने के साथ साथ नीतियों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक प्रशासन नीतियों को लागू करने के साथ साथ नीतियों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी लोक प्रशासन नीतियों को लागू तो करता ही है, पर उनको नीतियों का निर्धारण करने में भी अपनी एक भूमिका निभाता है। जैसे नीतियाँ सरकार के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन उनका संचालन या फिर लागू करना प्रशासन का काम होता है। जैसे सीएम के द्वारा नीतियाँ, यानी मंत्रिमंडल के द्वारा नीतियों का निर्धारण कर दिया गया है। फिर आईएएस या आरएस प्रबंधक के द्वारा उन नीतियों को डिस्ट्रिक्ट लेवल में लागू किया जाता है और स्टेट लेवल पर भी इनको लागू किया जाता है। तो इसलिए लोक प्रशासन नीतियों को लागू करने के साथ साथ जो नीतियाँ होती है उनके निर्धारण में भी अपनी एक भूमिका को निभाता है। लोक प्रशासन का तीसरे चरण में राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन को खारिज कर दिया गया था। यानी लोक प्रशासन के तीसरे चरण में, चुनौती के काल में, राजनीति प्रशासन यानी प्रथम चरण को जो उसको द्विविभाजन को क्या कर दिया? खारिज कर दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, राजनीति के तीसरे चरण में यानी राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को द्वितीय चरण में यानी तीसरे चरण में इसको खारिज कर दिया गया था। इसी चरण में लोक प्रशासन को सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जोड़ने का भी प्रयास किया गया था। तीसरे चरण में लोक प्रशासन के तीसरे चरण में सामाजिक मनोवैज्ञानिक और पहलुओं से जोड़ने का प्रयास लोक प्रशासन में किया गया था। सामाजिक पहलुओं से जोड़ने का प्रयास लोक प्रशासन का तीसरे ही चरण में किया गया था, जो यांत्रिकरण का विरोध किया गया था। किसका? यांत्रिकरण का विरोध किया गया था। इस चरण में मानव संबंध दृष्टिकोण का भी जन्म हुआ था। इसी चरण में मानव दृष्टिकोण का भी जन्म माना जाता है। यानी लोक प्रशासन के उद्भव के तीसरे चरण में मानव संबंधों को ही एक दृष्टिकोण का, जो मानव और लोक प्रशासन के जो संबंध होते हैं उनके दृष्टिकोण का जन्म का संबंध बताया गया है। और मेयो के द्वारा इस सिद्धांत को हार्तोन प्रयोग में दिया गया था। किसके द्वारा?
मेयो के द्वारा हार्तोन प्रयोग किया गया था, यानी हार्तोन का प्रयोग मेयो के द्वारा इसी चरण में किया गया था। यह चरण 1938 से लेकर 1947 तक था। इसी चरण में कुछ पुस्तकें जैसे द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूट, ये पुस्तक बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? बर्नार्ड के द्वारा लिखी गई थी। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूट यानी एग्जीक्यूटिव, ये पुस्तक बर्नार्ड विचारक के द्वारा लिखी गई थी। अगला विचारक आता है साइमन। साइमन के द्वारा द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक लिखी गई थी। कौन सी? द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक साइमन के द्वारा लिखी गई थी। अगला विचारक आता है साइमन। साइमन की दूसरी पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी प्रशासन का व्यवहार। ये पुस्तक साइमन विचारक के द्वारा लिखी गई थी, यानी दो पुस्तक साइमन के द्वारा लिखी गई थी। एक तो द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये दोनों पुस्तक साइमन के द्वारा ही लिखी गई थी। अगला विचारक आता है रॉबर्ट डाहल। रॉबर्ट डाहल के द्वारा द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, ये पुस्तक लिखी गई थी। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स, ये पुस्तक रॉबर्ट के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट के द्वारा। दोस्तों, इसी चरण में चुनौती का काल चरण यानी 1938 से लेकर 1947 किसके द्वारा? हर्बर्ट साइमन के द्वारा इस चरण का उद्भव माना जाता है। और इसी चरण का हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के सिद्धांत को खावत कहकर पुकारा था, यानी मजाक बनाया गया था। और इसी चरण में मानव संबंधों पर भी जोर दिया गया था। किस पे? मानव संबंधों पर जोर दिया गया था। इसी चरण में लोक प्रशासन नीतियों को लागू तो कर सकता है और उसको साथ साथ निर्धारण यानी नीतियों के निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी चरण में राजनीति प्रशासन द्विविभाजन को खारिज किया गया था, यानी तीसरे चरण में ही राजनीति विभाजन को खारिज किया गया था। इसी चरण में लोक प्रशासन को सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं से जोड़ने का भी प्रयास किया गया था और यांत्रिकीकरण का विरोध किया गया था। इसी चरण में मानव संबंध दृष्टिकोण का भी जन्म हुआ था। मेयो के द्वारा हार्तोन प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? मेयोन के द्वारा भी इसी में हार्तोन में प्रयोग किया गया था। हमारा अगला चरण आता है पहचान का संकट, यानी 1938 से लेकर 1970। चौथा चरण कौन सा है? पहचान का संकट। हमारा चौथा चरण है पहचान का संकट। पहचान का संकट ये 1948 से लेकर 1947 यानी 1970 तक चला था। इस चरण में लोक प्रशासन के कुछ विचारक विज्ञान व साइंस में चले गए थे। किसमें? विज्ञान व साइंस में चले गए थे। कुछ विचारक राजनीति विज्ञान में चले गए थे। किसमें? राजनीतिक विज्ञान में चले गए थे। और कुछ विचारक यानी अपनी मौन धारणा में रह गए थे। इस कारण इस काल को
लोक प्रशासन का अकाल का काल तथा अंधकार का युग भी कहा जाता है। यानी अकाल का काल और अंधकार का युग भी कहा जाता है। कौन से काल को? पहचान के संकट काल को, यानी 1948 से लेकर 1970 तक। एक विचारक था जॉन गोस। जॉन गोस ने ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1950 में एक लेख लिखा था। उस लेख में यानी क्या लिखा था? हमारे समय में लोक प्रशासन की विचारधारा का मतलब राजनीति की विचारधारा थी। किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन गोस के द्वारा। कौन से अखबार में? ट्रेंड्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कब? 1950 में यह एक लेख लिखा था, और वो लेख था हमारे समय में लोक प्रशासन की विचारधारा का मतलब राजनीति ही की विचारधारा थी। क्या थी? हमारे समय में जो लोक प्रशासन थी वो एक मतलब राजनीति ही थी। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जो राजनीति चलती थी उस समय लोक प्रशासन थी। उसके बाद 1968 में, यानी चौथे, देखिए आप यहाँ पे जॉन गोस के द्वारा 1950 में एक लेख लिखा था। कौन सा? द ट्रेंड्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशंस। और उसमें राजनीति की विचारधारा भी बताई गई थी। 1968 में अमेरिका में मिन्नो-ब्रुक नामक स्थान पर डवाइट वाल्डो की अध्यक्षता में एक मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। किसका? इसी चौथे चरण में 1968 में अमेरिका में मिन्नो-ब्रुक नामक स्थान पर डवाइट वाल्डो की अध्यक्षता में, यानी कौन सा विचारक था? डवाइट वाल्डो, उसकी अध्यक्षता में मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी चरण में यानी पहचान के संकट में नवलोक प्रशासन का भी उदय हुआ था। किसका? नवलोक प्रशासन का भी उदय हुआ था। और विकास प्रशासन का भी इसी चरण में उदय हुआ था। नवलोक प्रशासन का उदय और विकास प्रशासन का भी उदय चौथे चरण में हुआ था, यानी पहचान के संकट में। तो इसमें सभी विचारक अपनी अपनी ओर इसको छोड़कर चले गए थे, इस कारण इसको पहचान की संकट नाम दिया गया है। तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव इसी चरण में हुआ था। कब? तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव मार्च व साइमन ने ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी थी। यानी चौथे चरण में ही मार्च व साइमन ने भी एक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी गई थी, ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सी पुस्तक लिखी थी? ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी गई थी। नवलोक प्रशासन का उद्भव इसी चौथे चरण में हुआ था। विकास प्रशासन का उद्भव भी इसी चरण में हुआ है, और तुलनात्मक लोक प्रशासन का उद्भव इसी चरण में हुआ है। मार्च व साइमन के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लिखी गई है। किसकी? ऑर्गेनाइजेशंस। मार्च की एक और नई पुस्तक है हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? हैंड बुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी मार्च की पुस्तक है। हमारा अगला 5वां चरण है लोक नीति
परिप्रेक्ष्य। लोक नीति परिप्रेक्ष्य यानी सन 1971 से लेकर सन 1990 तक था। इसी चरण को नवलोक प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। लोक नीति परिप्रेक्ष्य यानी 5वां चरण, ये सन 1971 से लेकर 1990 और इसी चरण को नवलोक प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। इस चरण में लोक प्रशासन एक अंतर विषय बनकर उभरा हुआ था। क्या बता? एक अंतर विषय बनकर लोक प्रशासन इसी चरण में उभरा हुआ था। इसी चरण में लोक प्रशासन ने अन्य विषयों के प्रति भी रुचि दिखाई, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, राजनीति, विज्ञान, भूगोल और होम्योपैथी यानी आदि पुस्तकों के प्रति भी इसने यानी लोक प्रशासन ने अन्य विषयों के प्रति भी एक रुचि दिखाई थी। कब? शत दशक यानी 1971 से लेकर 1990। इसी चरण में अतः अनुशासनात्मक पर भी ध्यान दिया गया था। किस पे? अतः अनुशासनात्मक। इसी चरण में अतः अनुशासनात्मक पर ध्यान दिया गया था और जिससे सामाजिक प्रासंगिकता उत्पन्न हुई थी, यानी अतः अनुशासनात्मक इसी चरण में ध्यान दिया गया था जिससे सामाजिक प्रासंगिकता उत्पन्न हुई थी। इसी चरण में ड्वाइट वाल्डो ने कहा है कि राजनीति और प्रशासन के बीच पृथक्करण का घिसा पिटा एक मंच है। किसके द्वारा कहा गया था? ड्वाइट वाल्डो के द्वारा। चौथे चरण में यानी लोक नीति परिप्रेक्ष्य में ड्वाइट वाल्डो ने सन 1971 से लेकर सन 1990 में एक कथन कहा था, राजनीति और प्रशासन के बीच पृथक्करण एक हिस्सा यानी घिसा पिटा मंच है। क्या है? प्रशासन एक घिसा पिसा वो मंच है। किसके नीचे? राजनीति और प्रशासन के बीच में। अब आता है हमारा विकास प्रशासन। अगला टॉपिक है विकास प्रशासन। विकास प्रशासन का मतलब होता है भारत में विकास प्रशासन के बारे में सर्वप्रथम समझाने का प्रयास, यानी यूएल गोस्वामी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूएल गोस्वामी के द्वारा ही भारत में सर्वप्रथम विकास प्रशासन के बारे में समझाने का प्रयास किया गया था। यूएल गोस्वामी ने सन 1955 में द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया नामक लेख में एक लेख लिखा है। भारत में क्या लिखा था? यानी सन 1955 में द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यह एक लेख लिखा था। किसके द्वारा? भारत विकास प्रशासन के बारे में। किसने? यूएल गोस्वामी के द्वारा। कब? सन 1955 में। इसलिए भारत के विकास प्रशासन के जनक यूएल गोस्वामी को ही कहते हैं। भारत प्रशासन के जनक यूएल गोस्वामी। यूएल गोस्वामी के द्वारा यानी भारत में प्रशासन विकास के बारे में सर्वप्रथम समझाने का प्रयास यूएल गोस्वामी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूएल गोस्वामी के द्वारा। सन 1955 में एक लेख लिखा था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, ये लेख लिखा था। इसलिए भारत में विकास प्रशासन के जनक यूएल गोस्वामी को ही कहते हैं। विकास प्रशासन को अवधारणा के रूप में व्याख्या करने वाले जो अमेरिका के विचारक एडवर्ड विडनर थे, यानी
यानी विकास प्रशासन को अवधारणा के रूप में अमेरिका का एक विचारक था जिसने व्याख्या की थी, और उस विचारक का नाम है एडवर्ड विडनर। और एडवर्ड विडनर को ही अमेरिका विकास प्रशासन का जनक कहते हैं। एडवर्ड विडनर को ही अमेरिका का विकास प्रशासन का जनक कहते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास प्रशासन को एक अवधारणा के रूप में ही प्रस्तुत की थी, विस्तारपूर्ण उसकी व्याख्या की थी। हमारा अगला टॉपिक है विकास प्रशासन के गुण, यानी अगली हेडिंग है हमारी विकास प्रशासन के गुण। विकास प्रशासन के गुण कौन कौन से हैं? अब पढ़ेंगे विकास प्रशासन के गुण। विकास प्रशासन के गुण में सबसे पहला आता है, यह विकास प्रशासन परिवर्तन निर्देशित होता है, यानी विकास प्रशासन परिवर्तनशील और गतिशील है। यह एक परिवर्तन निर्देशित होता है, ये समय के अनुसार बदलता रहता है। विकास प्रशासन का दूसरा गुण है, यह गतिशील और लचीला है। विकास प्रशासन गतिशील व लचीला है, यानी ये गतिशील भी है और लचीला। लचीला यानी इसमें ज़्यादा कड़े नियम नहीं है। विकास प्रशासन का तीसरा गुण आता है लक्ष्य प्राप्ति, यानी लक्ष्य प्राप्ति की प्रभाविकता पर जोर देता है। जो विकास प्रशासन होता है वो हमारे लक्ष्य को या किसी और लक्ष्य को प्राप्त करने के पर उसकी जो प्रभाविकता पर क्या देता है, जोर या बल देता है। विकास प्रशासन का चौथा गुण, विकास प्रशासन के उद्देश्य जटिल होते हैं और अनेक होते हैं, यानी विकास प्रशासन के जो उद्देश्य होते हैं वो जटिल और अनेक होते हैं और उनको लक्ष्य प्राप्ति का प्रभाविकता पर भी जोर देता है। विकास प्रशासन का पांचवा गुण, विकास प्रशासन का संबंध नई नई जिम्मेदारियों से होता है, यानी यह एक नई जिम्मेदारियों से इसका संबंध होता है और इसका उद्देश्य जटिल और अनेक होते हैं, यानी एक उद्देश्य नहीं होता, इसका उद्देश्य होता है वो तो जटिल होते हैं और बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। विकास प्रशासन विकेंद्रीकरण पर भी जोर देता है। किस पर? विकेंद्रीकरण। विकास प्रशासन विकेंद्रीकरण पर भी जोर देता है। विकास प्रशासन योजना पर निर्भर रहता है। किस पर? योजना पर। विकास प्रशासन योजना पर निर्भर रहता है और विकास प्रशासन का क्षेत्र यानी व्यापक होता है, ये एक विस्तृत रूप पे होता है, क्षेत्रीय क्षेत्र नहीं होता, ये विकास क्षेत्र पे होता है, यानी व्यापक रूप में होता है और यह योजना पर भी निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा विकेंद्रीकरण इसमें पाया जाता है और इसका संबंध नई जिम्मेदारियों से होता है और इसका उद्देश्य होता है वो जटिल व अनेक होते हैं और ये लक्ष्य प्राप्तिका को प्रभावित करता है और ये एक परिवर्तनशील या फिर गतिशील और लचीला होता है। अब आते हैं परंपरागत लोक प्रशासन के गुण। परंपरागत लोक प्रशासन के गुण। परंपरागत लोक प्रशासन के गुण कौन कौन से हैं? परंपरागत लोक प्रशासन यथा स्थिति निर्देशित होते हैं, यानी इसके जो आदेश वो परिवर्तनशील नहीं होते हैं। वो एक बार नियम बनाने के बाद दोबारा इसके नियमों में फेरबदल नहीं किया जा सकता। इसलिए परंपरागत लोक प्रशासन पद सोपान पर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी क्रमबद्धता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। जैसे पद सोपान जैसे ये एक रेक्टेंगल है, देखिए ये एक रेक्टेंगल है,
इस पे यहाँ पे एक प्रबंधक बैठा है, यहाँ पे बी अधीनस्थ, सी अधीनस्थ, डी अधीनस्थ, ये 3 अधीनस्थ हैं। प्रबंधक जो आदेश देगा वो ए के पास, जैसे आपके पास कोई फाइल यहाँ पे जनता है, आप कोई फाइल या काम जा रहे हैं तो एक फाइल आपकी सी के पास जाएगी, सी बाबू के पास, बी बाबू के बाद में ए प्रबंधक के पास, ए प्रबंधक सिग्नेचर कराकर फिर वापस बी के पास, बी के बाद में सी के बाद में डी बाबू के पास, फिर आपके पास। इसलिए यानी कार्यों में देरी ये पद सोपान पर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी क्रमबद्धता पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। और परंपरागत लोक प्रशासन का उद्देश्य सरल होता है। परंपरागत लोक प्रशासन का जो उद्देश्य होता है वह सरल होता है और इसके जो दैनिक सामान्य कार्यों से संबंध होता है, यानी परंपरागत लोक प्रशासन अपने दैनिक सामान्य जो कार्य होते हैं उनका संबंध होता है। परंपरागत लोक प्रशासन में केंद्रीकरण में विश्वास करता है, यानी परंपरागत लोक प्रशासन केंद्रीकरण में विश्वास करता है। किसमें? केंद्रीकरण में विश्वास करता है और ये दैनिक सामान्य कार्यों से इसका संबंध होता है। इसका जो उद्देश्य होता है वह सरल होता है। क्या होता है? सरल होता है। अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नया अध्ययन करेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।